गुड मॉर्निंग। कौटिल्य बेस्ड लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था शासक पर नियंत्रण के साधन, जिसमें हमने डिस्कस किया कि नीति और धर्म का सैद्धांतिक जो नियंत्रण है वो राजा को अनैतिक कार्य करने से रोकता है। राजा की जो शिक्षा है, उसका जो प्रशिक्षण है, वो भी उसे इस बात के लिए रोकता है कि वो किसी भी गलत कार्य को ना करे, और यदि उसके नैतिक गुणों का पतन भी होता है तो शिक्षा उसे इस बात का एहसास कराती है कि वो क्या सही कर सकता है और क्या गलत कर सकता है। उसके ऊपर उसकी संस्थाओं का भी नियंत्रण होता है। मोस्टली जो मंत्री होते हैं वो उसे परामर्श देते हैं और परामर्श का वो अनादर नहीं कर सकता। और सबसे अंतिम जो मैंने नियंत्रण बताया था वो था जनता और जनमत का नियंत्रण, जिसमें राजा यदि निरंकुश है तो जनता को ये अधिकार है कि वो उस राजा को उसके पद से हटा दे या उस पद से बर्खास्त कर दे। आज हम डिस्कस करते हैं प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासनिक व्यवस्था का मतलब है प्रशासन। प्रशासन का मतलब है आम जनता के लिए संपूर्ण कार्य करने वाली एक सिस्टमैटिक प्रणाली, जिसमें राजा से लेकर के छोटे से छोटा व्यक्ति भी जनता की सेवा के लिए शामिल होता है। कौटिल्य ने ये माना है कि अमात्य और मंत्री दो पद ऐसे हैं जो किसी भी राज्य के कार्यों के संचालन के लिए आवश्यक होते हैं। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में एक सुगठित प्रशासनिक व्यवस्था का चित्रण किया है। राजा ने बताया है कि प्रशासनिक व्यवस्था के शीर्ष बिंदु पर राजा के होने के अलावा उसके साथ में उस प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत अमात्य, मंत्री सभी शामिल होते हैं और नीति का निर्धारण करने का कार्य ये सभी मिलकर करते हैं। कौटिल्य के अनुसार प्रथम श्रेणी में मंत्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज शामिल हैं। द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत द्वारिक, अंतर्वेशिक, प्रशासता और संधिदाता नाम के व्यक्तित्व को या नाम की पदवी को स्थान दिया गया है। तृतीय श्रेणी में शामिल होने वाले व्यक्तियों में प्रतिष्ठा, नायक, पूर्व, व्यवहारिक, कर्मांतिक, सभ्य और दंडपालक मुख्यतः हैं। ये तीनों श्रेणियां जो बांटी गई हैं या तीनों श्रेणियां जो बताई गई हैं, उसमें हर श्रेणी का कर्तव्य, हर श्रेणी की वेतन श्रृंखला अलग अलग है। क्योंकि पद डिफरेंट है तो उनका वेतन श्रृंखला का भी अलग होना स्वाभाविक है। वेतन श्रृंखलाएं 3 भागों में विभाजित की गई हैं, जिसमें प्रथम श्रेणी में वेतन के अंदर वो व्यक्ति आते हैं जो प्रथम श्रेणी के पद पर हैं, जिसमें पुरोहित है, मंत्री है, सेनापति है और युवराज है। द्वितीय श्रेणी में वो पद आते हैं जिसमें द्वारिक है, अंतर्वेशिक है, प्रशासता है और संधिदाता है। और तृतीय श्रेणी में प्रतिष्ठा, नायक, पूर्व और व्यवहारिक। इन तीनों के वेतन को जब हम कंपैरिजन करते हैं, तीनों के वेतन को जब हम देखते हैं तो 48,000 पर्ण उस व्यक्ति को मिलेगा या उस पद को मिलेगा जो प्रथम श्रेणी में शामिल है। 24,000 पर्ण उस श्रेणी को मिलेगा जो द्वितीय श्रेणी के नाम से जानी गई है और 12,000 पर्ण उस श्रेणी को मिलेगा जो सबसे निम्नतम या तृतीय श्रेणी पर आती है। कार्य के विभाजन के आधार पर वेतन का विभाजन होता है और ये पद सोपान या हायरार्की आज भी हमें देखने को मिल जाती है। इसका मतलब ये है कि बौद्धिक क्षमता का जो पद है उसका वेतन अधिक है और जो फिजिकल वर्क वाले पद हैं उनका वेतन कम है। एंड द कंडीशंस आर सेम इन प्रेजेंट टाइम आल्सो। पहला पद जो है पुरोहित, वो ये सुनिश्चित करता है कि जो राजा है वो हमेशा नीति और धर्म के अधीन रहे। मतलब वो राजा को डायरेक्शंस देता है या राजा को अलार्म करता है कि वो अपने नैतिक आचरण को छोड़ करके या अपने नियमों को छोड़ करके कोई भी ऐसा कार्य ना करे कि जनता का बुरा हो या जनता का अहित हो। पुरोहित राजा को नीति और धर्म का ज्ञान हमेशा देता रहता है। पुरोहित का उच्च कुल में जन्म लेना, उसका शीलवान होना और आचरण से संपन्न होना, आचरण से संपन्न का मतलब नैतिक चरित्रवान होना आवश्यक है। क्योंकि यदि पुरोहित का चरित्र उचित नहीं है या वो उच्च कुल में जन्मा हुआ नहीं है तो वो किसी भी राजा को नैतिकता का, धर्म का, सत्य का, अहिंसा का या न्याय का पाठ नहीं पढ़ा सकता। द्वितीय पद में जो हम शामिल देखते हैं तो वो पद है सेनापति का। सेनापति वो व्यक्ति बनेगा जो युद्ध की सभी कला में पारंगत हो, क्योंकि युद्ध सिर्फ सामने खड़ा होकर के नहीं लड़ा जाता। युद्ध की कलाओं का मतलब है कि यदि हमारे पास सेना कम है तो कौन सी नीति अपनाई जाएगी, यदि हमारे पास सेना ज़्यादा है तो हम युद्ध में कौन सी कला का इस्तेमाल करेंगे, यदि हमारे पास शस्त्र की संख्या कम है तो युद्ध क्यों कैसे लड़ा जाएगा, और यदि हमारे पास शस्त्र अस्त्र सब कुछ है लेकिन हमारे पास उचित जियोग्राफिकल कंडीशंस नहीं है तो हम युद्ध कैसे लड़ेंगे, इस बात की सारी जानकारी सेनापति के पास होना ज़रूरी है। सेनापति हमेशा शत्रु का मनोबल तोड़ने वाला हो, ना कि स्वयं की जनता का मनोबल तोड़ने का कार्य
करे। सेनापति के बाद में जो तीसरा पद है वो है युवराज का। युवराज का मतलब है राजा का ज्येष्ठ पुत्र। युवराज का मतलब है वो व्यक्ति जो जस्ट राजा के नीचे आता है। लेकिन कौटिल्य इस बात को स्वीकार करते हैं कि यदि शिक्षा के समय या फिजिकली फिटनेस के समय या शिक्षा लेते समय यदि हमें ऐसा लगता है या राजा को ऐसा लगता है कि युवराज उतना क्षमतावान नहीं है जितना उसे होना चाहिए, तो राजा को यह अधिकार है कि वो किसी समकक्ष मंत्री या किसी समकक्ष अपने भाई के बेटे को भी युवराज घोषित कर सकते हैं। इसके अलावा द्वारिक, अंतर्वेशिक, समाहर्ता, सन्निदाता, प्रदेष्टा आदि अनेक ऐसे पद हैं जो पूरी प्रशासनिक व्यवस्था की इकाई के रूप में कार्य करते हैं। अब हम बात करते हैं स्थानीय प्रशासन की। स्थानीय प्रशासन का मतलब है जो आज का प्रशासन में जिसमें सबसे छोटी इकाई आप ग्राम को मान के चलते हैं, तो उस समय कौटिल्य ने स्वीकार किया कि जो सबसे छोटी इकाई है या एक बड़ी जो इकाई है उसको पुर का नाम उन्होंने दिया है, और उससे छोटी जो इकाई है जो स्थानीय प्रशासन की पहली कड़ी है उसको उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में इकाई माना है। कौटिल्य कहते हैं कि पुर के अंतर्गत एक सबसे जो डिवीज़न किया गया है उसमें 20 कुटुंबों को मिलाकर के एक स्थानिक की स्थापना होती है, और ये जो स्थानिक होता है, एक स्थानिक जो व्यक्ति होता है वो प्रधान अधिकारी होता है, और इस 20 कुटुंब के इस स्थानिक पद पर जो अधिकारी बिठाया जाता है वो गोप कहलाता है। स्थानीय निकाय में, स्थानीय प्रशासन में जो ग्रामीण इकाई होती है उसमें 100 गांवों पर एक स्थानीय बैठाया जाएगा, 200 गांवों पर कावर्टिक बैठेगा, 400 गांवों पर द्रोणमुख की स्थापना होगी और 800 गांवों पर संग्रहण होगा। ये जो पदों के नाम हैं ये थोड़े से टिपिकल है, पर चूंकि हम इनको अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो आप किताब के द्वारा इसको दोबारा से रिपीट कर सकते हैं। स्थानीय प्रशासन और पुर का डिवीज़न करने के पीछे कौटिल्य ये मानते हैं या राजा ये मानता है कि छोटी से छोटी इकाई से जुड़ करके जनता की उस हर समस्या को हम जान सकते हैं जिसका हल राजा के हाथ में है, प्रशासन के हाथ में है और हम सबके हाथ में है। सो दिस इज द डिवीजन बाय द कौटिल्य and it's called the प्रशासनिक व्यवस्था. In the next class we are going to discuss the social system according to Kautilya. Thank you.